अस्सलाम वालेकुम जी। कल हमने जो इम्पल्स का टॉपिक पढ़ा था, उसकी डेफ़िनेशन मैंने 2 तरीक़ों से की थी। एक डेफ़िनेशन थी प्रोडक्ट ऑफ फ़ोर्स एंड टाइम इज़ कॉल्ड इम्पल्स और दूसरी डेफ़िनेशन थी चेंज इन मोमेंटम इज़ कॉल्ड इम्पल्स। तो मैंने वही दोनों फार्मूले लिख दिए हैं इम्पल्स की डेफ़िनेशन में। I इज़ इक्वल टू एफ क्रॉस टी या फिर इसको mvf माइनस mvi कह सकते हैं। ये फार्मूला आज के टॉपिक में दोबारा इस्तेमाल होना है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। अब देखें, ये जो हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने ये प्रीवियस टॉपिक में बस ये याद रखना है कि एफ क्रॉस टी बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन ये है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम remains constant। कोई भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन होगा तो उसकी डेफिनेशन इसी अंदाज में करते हैं। मसलन अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिफाइन करना चाहें तो डेफिनेशन है टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिफाइन करना चाहें तो उसकी डेफिनेशन है टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिफाइन किया है तो इसकी डेफिनेशन है टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। एक साथ कंडीशन भी है फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपने इस डेफिनेशन में ये आइसोलेटेड सिस्टम को भी डिफाइन करना है कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। भाई ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इसकी एक एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम की गैस इन सिलेंडर। सिलेंडर में जो गैस होती है उस पर ग्रेविटी भी एक्ट नहीं कर रही होती। गैस पर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता। ये आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में भी पढ़ लेना है केमिस्ट्री में कि देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए गैस का जो सिस्टम होगा ये एक आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आपने आइसोलेटेड सिस्टम को भी इसमें डिफाइन करना है और फिर इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन में हम एक डायग्राम बनाएंगे जो डायग्राम अगले टॉपिक में भी जाएगी। डायग्राम ये है, देखें मैं यहाँ पर एक बॉल बनाता हूँ, इसका मैस m1 है। ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v1 के साथ। एक इससे आगे और बॉल है, इसका मैस m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। ये दोनों बॉल्स कोलाइड करते हैं। जब कोलिजन करेंगे, यहाँ पर फर्ज करो ये इनका कोलिजन होता है। हम देखते हैं जब ये बॉल दोनों मैसेज लिख देते हैं m1 m2, कोलिजन होता है तो अगले बॉल पर फोर्स लगती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उस फोर्स को कह देते हैं F। पिछले बॉल पर एक फोर्स लगती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको F डैश, जिसको F प्राइम पढ़ते हैं, ये कह देंगे। ये वाली सिचुएशन है बिफोर कोलिजन, ये वाली सिचुएशन है ड्यूरिंग कोलिजन। अच्छा, ये कोलिजन इसलिए करते हैं, देखिए जो पिछला बॉल है ना वेलोसिटी v1 जिसकी है, अगर ये फास्ट हो, v2 वाला बॉल स्लो हो, ये आगे जा रहा है लेकिन पिछला बॉल फास्ट है। भाई ऐसे ही जैसे एक बॉल को आप आगे इस तरफ फेंक दें और उसके पीछे एक और पिछला बॉल फेंक दें लेकिन पिछला बॉल फास्ट फेंके,
तो वो पिछला बॉल थोड़ी देर के बाद जाके अगले बॉल को हिट करेगा। ये वो वाला कोलिजन है कि अगला बॉल आगे जा रहा था, पिछला हमने तेज़ी से भेजा पीछे, तो वो अगले बॉल को जाके हिट करता है। तो हिट करने के दौरान मैंने कहा दोनों पर फोर्स लगती है, अगले पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में और पिछले पर बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फोर्स लगने के बाद जब ये बॉल सेपरेट होते हैं तो फिर इनको मैं ड्रॉ करता हूँ। ये मैस M1 है, ये मैस M2 है। ये आगे जा रहा था, ये पीछे से आके उसने उसको टक्कर मारी है। तो कोलिजन करने के बाद हम देखेंगे कि जो अगला बॉल है ना ये फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको पीछे से फोर्स मिली है ना। तो इसकी वेलोसिटी को हम कह देंगे v2 प्राइम। पिछला बॉल स्लो हो जाएगा लेकिन जाएगा ये भी आगे, इसकी नई वेलोसिटी बन गई है, कम हो गई है वेलोसिटी, उसको v1 डैश कह देंगे। तो इस सूरत हाल में देखो ये वेलोसिटी v1 थी, ये v2 है। इस केस में v2 स्मॉलर है v1 से। मैं इधर लिख देता हूँ कि अगर v1 ग्रेटर देन v2 होगी तो उस केस में ये बॉल उसको जाके हिट करेगा। हिट करने के बाद जिसको टक्कर पीछे से लगी है वो फास्ट हो जाएगा और जिसने टक्कर मारी है वो स्लो हो जाएगा खुद। तो इसकी वेलोसिटी कम हो गई, पहले v1 थी अब कम होकर v1 प्राइम हो गई है। दूसरे की वेलोसिटी v2 थी और वो बढ़कर v2 प्राइम हो गई है। इन वेलोसिटीज़ ने चेंज हो जाना है, इसलिए मैंने इनके सिंबल्स भी अलग रख दिए हैं, v1 प्राइम और v2 प्राइम। ये वाली सिचुएशन है आफ्टर कोलिजन की। तो देखो इस केस में हमने बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन 3 सिचुएशंस ड्रा की हैं। ये डायग्राम है जिसने अगले टॉपिक में भी इस्तेमाल होना है। अब इस डायग्राम की बेस पर हमने कैलकुलेशन ये करनी है कि अगर हम पहली बॉल का चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर लेते हैं और दूसरी का भी, तो ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल। अब वो टॉपिक हमारे काम आएगा जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि इम्पल्स की डेफिनेशन थी एफ क्रॉस टी इक्वल टू MVF माइनस MVI। क्योंकि MVF माइनस MVI को हम चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, तो मैं ये बात आगे यूज़ करूँगा कि चेंज इन मोमेंटम एफ क्रॉस टी के इक्वल होती है, जो कि हमने इम्पल्स में पहले पढ़ लिया हुआ है। वही बात मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉल चाहते हैं तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे एफ क्रॉस टी। चेंज इन मोमेंटम को एफ क्रॉस टी भी कहते हैं क्योंकि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है और वो एफ क्रॉस टी से हम उसको डिफाइन करते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इसमें जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम है। कोलिजन के बाद वाला मोमेंटम इस बॉल का लिखेंगे तो वो m1v1 डैश हो जाएगा, माइनस इनिशियल मोमेंटम का मतलब है कोलिजन से पहले वाला मोमेंटम। कोलिजन से पहले वाला पहली बॉल का मोमेंटम हो जाएगा m1v1। इसको हम लिख देंगे एफ क्रॉस टी के इक्वल। अगर वेक्टर दोनों तरफ लगा दे तो ज़्यादा बेहतर है। ये फार्मूले में आपने वेक्टर्स भी लगाने हैं फोर्स और वेलोसिटी के ऊपर। तो ये देखो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को मोमेंटम कहते हैं। ये है फाइनल मोमेंटम m1v1 प्राइम और ये इनिशियल मोमेंटम है m1v1 कोलिजन से पहले का। इसको हम फार्मूला नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह सेकंड बॉल के लिए भी आपने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करनी है। फॉर सेकंड बॉल आंसर आ जाएगा एफ क्रॉस टी। अच्छा एक और बात, अब देखो जो पहला बॉल था ना उस पर फोर्स लग रही थी एफ डैश, तो आपने इधर भी एफ डैश ही कहना है। ये फोर्स एफ डैश है। दूसरे बॉल पर जो फोर्स लग रही है उसका सिंबल मैंने एफ रखा है, तो अब यहाँ पर एफ आएगा। एफ क्रॉस टी इज इक्वल टू ये फाइनल मोमेंटम इसका हो जाएगा m2v2 डैश माइनस m2v2।
इसमें भी वेलोसिटी और फोर्स के ऊपर वेक्टर के सिंबल लिख देंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो आंसर ये बनेगा एफ क्रॉस टी, हाँ एफ प्राइम क्रॉस टी, इसमें ऐड कर देंगे एफ क्रॉस टी को, इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड पहली इक्वेशन की है m1v1 डैश माइनस m1v1, ऊपर वेक्टर के सिंबल वेलोसिटीज़ के, प्लस आगे आ जाएगा m2v2 डैश माइनस m2v2, इसमें भी वेलोसिटीज़ के ऊपर सिंबल्स आ जाएंगे। अच्छा, अब इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, तो हम यही बात यहाँ पर लिखेंगे एज एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रिएक्शन। तो ये जो फोर्स है ना एफ डैश और एफ, ये एक्शन और रिएक्शन की हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं एफ डैश इज इक्वल टू नेगेटिव एफ। तो ये वाला जो फार्मूला है ना एफ डैश इज इक्वल टू नेगेटिव एफ, इसको आपने ये जो लिखा था इसमें पुट कर देना इस एफ डैश की जगह। मैं फ़र्ज़ करो इस इक्वेशन को कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो इक्वेशन 3 में ये वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट इन 3। तो अब 3 का आंसर ये बन जाएगा, एफ डैश की जगह लिख देंगे माइनस एफ क्रॉस टी प्लस एफ क्रॉस टी, और राइट हैंड साइड पर सेम वही आ जाएगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इनको ऐड करोगे तो ये आंसर बन जाएगा 0 इक्वल टू, राइट साइड सारी की सारी दोबारा लिख देंगे m1v1 प्राइम माइनस m1v1 प्लस m2v2 प्राइम माइनस m2v2। अब लास्ट स्टेप में करते ये हैं कि जो नेगेटिव टर्म्स है, एक ये नेगेटिव है एक ये नेगेटिव है, इनको दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये आंसर आ जाएगा m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, क्योंकि ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन बन जाएगा। ये देखना m1v1 पहली बॉल का मोमेंटम है कोलिजन से पहले, m2v2 दूसरी बॉल का है, ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये रिज़ल्ट हम यहाँ पर लिख देंगे, रिज़ल्ट लिख देंगे कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसके एंड पर एक एग्ज़ाम्पल है ग्रुप ऑफ बॉल्स के मुतालिक, बुक में डिस्कस की हुई है, ग्रुप ऑफ बॉल्स के मुतालिक एक एग्ज़ाम्पल है, और वो सिंपल ये है कि अगर एक जगह पर ग्रुप ऑफ बॉल्स हैं, बहुत सारे बॉल्स पड़े हुए हैं, किसी एक बॉल पर फोर्स लगे तो लाजमी बात है किसी और पर भी लगेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल इस केस में चेंज इन मोमेंटम 0 रहेगी। डेल्टा पी, किसी एक पर फोर्स लगेगी उसका मोमेंटम क्रिएट हो गया, लेकिन किसी और का भी क्रिएट होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट चेंज इन मोमेंटम 0 रहेगी। बस जी लेक्चर यहाँ पर ये लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ तक माइंड में रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।